आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोरस की बायोग्राफी, वो जिसने अलेक्जेंडर को लगभग हरा ही दिया था। देखिए, कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि अलेक्जेंडर हार गया था पोरस से, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक में ये साबित नहीं हो पाया है। सोर्सेज अभी देखिए, इसमें सब रिसर्च चल रही है। इसका एक रीजन ये भी है कि अगर पोरस जीत गए होते तो कभी ग्रीक्स भारत नहीं आए होते। तो फिलहाल तो हम यही मान के चलेंगे कि अब वैसे तो मेरे हिसाब से तो मैच ड्रॉ रहा था, ठीक है। ना ही अलेक्जेंडर जीता ना ही पोरस जीता, मित्र हो गए थे दोनों, मित्रता हो गई थी, लेकिन पोरस का पलड़ा ज्यादा भारी था। लेकिन फिलहाल किताबों में यही है कि अलेक्जेंडर ने पोरस को बहुत ही मार्जिनली हराया था, बहुत ही मार्जिनली। आप ये समझिए कि अलेक्जेंडर की बात करें तो अलेक्जेंडर बहुत ही, सिकंदर के बारे, सिकंदर महान, उसने सब जीत लिया था, लेकिन जब भारत आया तो उसके हाथ पांव कांप गए। बोला अबे क्या करें, यहाँ पे पोरस जो है, पोरस छोड़िए, यहाँ जितने राजा हैं वो इतने ताकतवर हैं, वॉर एलिफेंट्स कभी अलेक्जेंडर ने देखे ही नहीं, ये क्या बला है। हालत खराब हो गई थी दोस्तों। भारत को जीतना, उस समय भारत उस समय का अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर था। तो पोरस, बेसिकली पोरस के बारे में हम बात करेंगे। और बैटल ऑफ हाइडस पास तो देखे ही देखेंगे, सबसे बड़ी, जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। तो पोरस कौन थे? ही वॉज बेसिकली द किंग। पोरस एक राजा है, एंशिएंट इंडियन किंग, जिसकी टेरिटरी हाइडस पास झेलम नदी, उस समय टेरिटरी जो है ना वो नदियों से मार्क होती थी, ये मेरी नदी, वो तुम्हारी नदी, और चेनाब रिवर, एसएनएस। देखो, ये जो रिकॉर्ड्स है ना, ग्रीक रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं, यानी कि ये सब हुआ प्रॉपर रिकॉर्डेड हिस्ट्री। पहले हिस्टोरियोग्राफी क्या होती थी? हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। पहले हिस्ट्री क्या, बस एक इवेंट हुआ उसको नोट कर दिया, लेकिन बाद में जब और रिसर्च हुई तो यहां पे देखा कि हिस्ट्री बदली, मतलब हिस्टोरियोग्राफी, हिस्ट्री लिखने का तरीका बदला। अब इसमें था क्या कि भाई ग्रीक्स आए, ग्रीक्स ने लड़ाई की, अलेक्जेंडर तो ग्रीक था ना एक, तो यहां के जो ग्रीक के राइटर्स थे उन्होंने पूरा नोट डाउन किया। तो हमको ग्रीक बुक्स में और ऋग्वेद में भी जिक्र मिलता है। भारत अपनी अथॉरिटी कहां से लेता है? सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन है भारत का? इससे पहले कुछ लिखा ही नहीं गया, वेद हमारे, है ना, वेद है। तो ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, 1024 हिम्स। तो वहां पे भी हमको मेंशन मिलता है पोरस का। रियल नेम क्या था? पुरुषोत्तम, ऐसा बोला जाता है। पंजाब रीजन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहां पे ये पूरा का पूरा जो पंजाब है ना आज का, इसमें पाकिस्तान का पंजाब भी आता है, वो इनके पास था। पोरस 326 बीसी में जो बैटल ऑफ हाइडस पास हुई, सबसे बड़ी बैटल, जिसने भारत का इतिहास ही बदल दिया। और उसके बाद एम्पायर आया भारत में, एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, सबसे पहला एम्पायर आया, जिसके बाद चाणक्य ने बहुत बड़ा लेसन लिया कि एक स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए। यह बैटल ऑफ हाइडस पास थी। एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियंस ने बोला है कि बैटल, आप समझिए कि अलेक्जेंडर ने जब पूरी दुनिया जीती तब वो भारत आया था, और आप ये समझिए कि अलेक्जेंडर की छींके आ गई थी, इतना दौड़ा दौड़ा के मारा था पोरस ने, पोरस की पूरी आर्मी ने। लेकिन पोरस कुछ फ्रंट पे उसने गलतियां की, बदकिस्मती से पोरस इसमें पूरी तरीके से विजय नहीं हो पाए। और उसके बाद ये फेमस डायलॉग जो आज से 2500 साल पहले हुआ था, वही 326 बीसी में, जब पोरस अपने हाथी से उतरते हैं, बहुत ही घायल, अलेक्जेंडर भी घायल। तो अलेक्जेंडर बोलता है कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने जवाब दिया कि आप वैसे ही व्यवहार करो जो एक राजा राजा के साथ करता है। क्या बात है। तो अलेक्जेंडर गदगद हो गए। अलेक्जेंडर ने बोला कि यार आज से तुम मेरे दोस्त, तुम ले लो, तुम वेसाल स्टेट। फिर अलेक्जेंडर जब वापस गया तो वहीं मर गया। तो ये चीज है, इतिहास प्रॉपर है नहीं पोरस का, हम प्रॉपरली तो नहीं बता सकते पोरस की हिस्ट्री क्या है, लेकिन ग्रीक हिस्टोरियंस ने लिखा है पोरस को एक ग्रेट वॉरियर। आप समझिए कि जो दुश्मन आया यहां पे लड़ने, उन तक ने पोरस की इतनी तारीफ की है। पोरस की जो डिफीट है उसको भी बहुत ही प्राउडली स्टेट किया है। समझिए कि अलेक्जेंडर का ये खुशकिस्मती थी कि उतने तगड़े राजा से लड़ा।
वो अलेक्जेंडर जो पूरा पर्शिया होते हुए सब एकदम एक साइड से जीतता गया और भारत आके हार गया, ऐसा था। अलेक्जेंडर एकदम भक्का भक्का रह गया कि यार भारत में इतने तगड़े, अलेक्जेंडर ने हथियार ही डाल दिए। अलेक्जेंडर बोला भैया हम आगे ना बढ़ी, हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, पता नहीं और कितने पोरस हमको आगे मिल जाए। ग्रीक वहीं तक ही रह गए, उसके आगे बढ़े ही नहीं। जैसे ही पोरस की पता नहीं और भैया आगे जितना जितना डीप जाते जाएंगे। पोरस का जो दुश्मन था अंबी कुमार, जिसने अलेक्जेंडर की मदद की, आप समझिए जब अलेक्जेंडर उससे मिलने आया तो अलेक्जेंडर उसकी भी आर्मी देख के डर गया, लेकिन अंबी कुमार को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और अंबी कुमार की भाई दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो इतनी बड़ी बड़ी आर्मी उस समय हमारे राजाओं के पास होती थी, 7 साढ़े 7 फीट के होते थे, सब लंबे चौड़े एकदम। किंग पोरस एक्चुअली वाज असैसिनेटेड बिटवीन 321 एंड 315 बाय यूडिमस। ये अलेक्जेंडर का ही ग्रेट जनरल था, ऐसा बोला जाता है। ये सब देखिए जो डॉक्यूमेंटेड है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज है। तो ये आप देख सकते हैं, दैट वाज द पौरव किंगडम, पूरा का पूरा पंजाब, समझ रहे हैं आप। तो ये चीज है। अभी सिर्फ ओनली कंटेम्पररी इंफॉर्मेशन वो ग्रीक सोर्सेस से ही मिलती है, इंडियन सोर्सेस पोरस को मेंशन ही नहीं करती हैं। तो आप समझिए कि इतिहास में जो भी लिखा गया है वो हमने ग्रीक से ही लिया है, ज्यादा हम पोरस के बारे में नहीं जानते। बैटल ऑफ हाइडेस्पास के बारे में क्यों जानते? क्योंकि अलेक्जेंडर लड़ा। अब अलेक्जेंडर जब जाता था तो अपने साथ पूरे राइटर्स लेके जाता था, सब कुछ, ताकि वो डॉक्यूमेंट कर सके। तो बैटल ऑफ हाइडेस्पास, हाइडेस्पास झेलम नदी, और ग्रीक में इसको हाइडेस्पास बोला गया है, वो 326 में लड़ी। कंटेम्परेरीज कौन थे? महापद्मनंद, नंद वंश था ना उस समय, नंद वंश था। देखिए भारत का इतिहास आप समझिए, पहले आया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जो कि 3300 से लेकर 1900 तक रहा। फिर आता है हमारा वैदिक पीरियड, जो कि 1400 बीसी से लेकर 600 बीसी तक रहा। बीसी उल्टा चलता, आपको पता है ना, बिफोर क्राइस्ट, तो उल्टा ही चलेगा। उसके बाद आया जनपद, महाजनपद, यही महाजनपद, 16 महाजनपद बने। फिर आया हमारे एम्पायर्स। अब ये 326 बीसी के बाद इस समय एम्पायर बनना शुरू हो गए थे। नंद वंश, वो नंद एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, फिर मौर्यन एम्पायर ने तो सब जीत ही लिया, ठीक है। तो ये चीज है, और जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें भी अभी काफी डिबेट चलती है कि पोरस क्या पुरु क्लैन का क्या कहते हैं कि वो रूलर था। पुरु एक ऋग्वेदिक ट्राइब थी, बहुत बड़ी ट्राइब थी, और कुछ सेक्शन ऑफ पुरु को, कुछ फैक्शंस ऑफ पुरु को भारत भी बोला जाता था। ये दो, पुरुष और भारत, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब थी, जिसका ऋग्वेद में हमको वर्णन मिलता है, महाभारत में भी वर्णन मिलता है, समझे आप। बैटल ऑफ 10 किंग्स लड़ी गई थी, सबसे पहली बैटल ऑफ 10 किंग्स, जिसने सब बदल दिया। वहां पे भी पुरु के राजाओं का हमको जिक्र मिलता है। कब पैदा हुआ हमको नहीं पता, पोरस बिल्कुल नहीं पता, लेकिन हां हम ये देखते हैं कि 321 और 315 बीसी के, क्योंकि जब अलेक्जेंडर यहां पे आया ना तो अपने जनरल्स को छोड़ गया था, जिसको सेल्यूसिड एम्पायर्स बोलते हैं। जहां जहां ये गए, जहां जहां अलेक्जेंडर गया, वो अब वो अकेले कहां कितना बड़ा रूल करेगा, तो वो अपने जनरल्स को छोड़ गया, तो उसके नाम पे यहां पे रूल होता था। अलेक्जेंडर के बारे में बहुत फेमस है। अलेक्जेंडर की बायोग्राफी क्या आप चाहते हैं? देखिए भैया, मैं पूरी तरीके से मतलब यूट्यूब पे अब आ गया हूं, और अभी मैं 1 महीना यूट्यूब पे नहीं था, और अब आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। नई नई सीरीज में लेके आऊंगा। कल मैं एक ऐसा लेक्चर लाऊंगा 1 से 1.5 घंटे का, हर संडे को स्पेशल लेक्चर आगे, जैसे पहले होता था। तो पोरस जो था उसके पास 30,000 इन्फेंट्री के साथ वो गया, 40,000 कैवलरी, घोड़सवार, 85 वॉर एलिफेंट्स, बैटल ऑफ हाइडेस्पास। देखिए आप ये समझिए कि इसमें सबसे मेन जो है वो बैटल ऑफ हाइडेस्पास है। ये सिल्वर रिंग ऑफ किंग पोरस है, ये जो है वो सजा के रखी गई है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बैटल ऑफ हाइडेस्पास, और अभी हम उसी की ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब जो पोरस का रूल है आप समझिए बहुत बड़ा था।
अलेक्जेंडर ने पोरस को बहुत, जब आया अलेक्जेंडर यहाँ पे युद्ध करने तो भाई इंप्रेस होके गया। तो अलेक्जेंडर ने यहाँ पे कुछ जीता नहीं, पोरस को बोला कि तुम रूल करो जितना कर सकते हो। 15 रिपब्लिकन्स थे, आप समझिए 15 स्टेट पोरस के पास थी एक तरीके से, जिसमें लगभग 5000 से ज्यादा शहर और बहुत सारे गांव थे, ठीक है। और अगर डेथ की बात करें तो अलेक्जेंडर तो 323 बीसी में मर गया, अलेक्जेंडर खत्म हो गया। उसके बाद एंटीपेटर रीजेंट बना, नया रीजेंट बना। तो एंटीपेटर ने बोला, ऐसा ये स्टोरी है, देखिए सब डिस्प्यूटेड है भाई, मैं बता रहा हूं ना कि हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कुछ भी, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड है कि भैया इसने पोरस की अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज किया। भाई एक दूसरा राजा आया है, वो इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। लेकिन जब यूडिमस आया, यूडिमस अलेक्जेंडर का बहुत बड़ा जनरल था। अलेक्जेंडर के जो सत्राप थे, सत्राप आप समझिए देवर दी गवर्नर्स। क्या हुआ था ना कि जब अलेक्जेंडर यहां पे आया तो उसने एक एक, पहले उसको पता था कि इतने बड़े भारत का इतना बड़ा एरिया है, तो पूरे भारत को जीतना तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पूरे भारत ने उस रीजन को ही जीतना। अब वो आएगा कहां से? पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान रीजन से। तो वो क्या करता था कि छोटे छोटे एरियाज को जीतते हैं, और जिन एरियाज को वो जीतता था वहां पे वो गवर्नर नियुक्त करता था, जिसको सत्राप बोला जाता था, गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस। समझ रहे हैं? तो ये गवर्नर था बेसिकली, जो यूडिमस था। और ऐसा बोला जाता है कि यूडिमस ने ही इसको मार डाला, क्योंकि पोरस से वो जलने लगा था। भैया अथॉरिटी हो तो एक, वही ना, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। अब प्रॉपर एविडेंस है नहीं, टीवी शोज, अभी पोरस शो आता है सोनी पे, था कि नहीं। अब अंभी कुमार जो था, तक्षशिला का राजा, वो पोरस का बहुत बड़ा दुश्मन था। हालांकि अंभी कुमार भी बहुत ताकतवर था, बहुत ज्यादा। मैंने बताया ना, जब अलेक्जेंडर आया था तो उसको ये पता चल गया था छोटे छोटे एरियाज जीतो। तो अंभी कुमार से जब वो मिलने गया तो अंभी कुमार तो ये देखिए होता क्या है ना कि एक र्यूमर होती है कि अरे भैया वो आ रहा है, अरे अलेक्जेंडर आ रहा है, उसने ये जीता वो जीता। अरे आपको क्या पता जो उसने जीता हो वो कितना कमजोर हो, आप बहुत ज्यादा ताकतवर। तो अंभी कुमार को भाई अक्सर ये लाइफ में भी प्रॉब्लम होती है, इंसान को अपनी असली पोटेंशियल ही नहीं पता होती है। जो दूसरा बताता है हाँ हाँ ठीक है ओके मैं तो नहीं कर सकता हूं, अंबी कुमार को भी अपनी पोटेंशियल नहीं पता थी। एक्चुअली में अलेक्जेंडर डर गया था अंबी कुमार से, उसकी इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन अंबी कुमार को लगा नहीं अलेक्जेंडर का साथ देते हैं, ये तो बहुत बड़ा विक्टर है। अब भैया देखो यार, ये जो लिखा है वही मैं बता रहा हूं, क्योंकि फिर मुझे पता है 50 मैसेजेस आ जाएंगे, सर ये नहीं है वो नहीं है। जो है वो आपके सामने है, जो डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि अंबी कुमार नहीं, अब ये भी देखिए एकदम क्या कहते हैं कि पक्का नहीं है कि इसी ने अलेक्जेंडर को इनवाइट किया था, आओ लड़ाई करो। फिर पोरस का जो बेटा था वो है मालकेतु, उसने अपने बेटे का नाम मालकेतु रखा था। जब पोरस की डेथ हुई तो मालकेतु ने ही इसको एसेंड किया। लेकिन वही है कि अभी इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि नंद एम्पायर गया एंड बिगिनिंग ऑफ मौर्य एम्पायर जस्ट शुरू ही हुआ था। अब हम बात करते हैं बैटल ऑफ हाइडसपास की, सबसे इंपॉर्टेंट हाइडसपास जो कि नदी है। बैटल ऑफ हाइडसपास, झेलम, आज की झेलम, उस समय हाइडसपास, ग्रीक बोलते थे इसको, ग्रीक हिस्टोरियंस इसको बोलते थे। मैं आपको अलेक्जेंडर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं, ऐसे मजा नहीं आएगी। अलेक्जेंडर द ग्रेट 356 बीसी में जिसका जन्म हुआ, आज से 2350 साल पहले, मैसेडून, एंशियंट ग्रीक किंगडम मैसेडून का ये राजा था। ग्रीक किंगडम बहुत बड़ा था, बात करेंगे किसी दिन हम। अब जब ये पैदा हुआ, इसके जो पिताजी थे वो किंग फिलिप II। आप समझिए कि किंग फिलिप II वो भी बहुत बड़े राजा थे, लेकिन जब किंग फिलिप II आए तो ग्रीक एम्पायर का एक्सपेंशन होने लगा। वो युद्ध में भी ग्रीक एम्पायर काफी, इधर पर्शियन से युद्ध, पर्शियन ने अपने आप को मतलब वो आजादी घोषित कर लिया था, फिर इधर दिक्कतें काफी ज्यादा थी। 20 साल की उम्र में अलेक्जेंडर ने अपने पिताजी को सक्सीड किया, 20 साल में ही राजा बना दिया गया था। और पता है इसका टीचर कौन था? आप जिसको सबसे ज्यादा मानते हैं, अगर वो पर्सनली आपको कोचिंग दे, कितना मजा आ जाएगा। एरिस्टोटल, अरस्तु ने अलेक्जेंडर को कोचिंग दी थी, और कोचिंग का नतीजा यह हुआ कि अलेक्जेंडर एक तो बहुत ही जबरदस्त राजा बना, वेस्टर्न एशिया को जीता, अफ्रीका को जीता,
अभी तक का 30 साल की उम्र में आप ये समझिए कि इसने एक साइड से एशिया को जीता, पर्शियन एम्पायर, अखामेनिद, सबको जीतना शुरू कर दिया और भारत भी आ गया। ही वॉज एक्चुअली अनडिफीटेड। सिकंदर को कोई भी हरा नहीं पाया था। इजिप्ट को ऊपर से लेके नीचे तक खत्म, पर्शियन को खत्म। इनकी जो स्टैंडिंग आर्मी थी अलेक्जेंडर की, वो बहुत ताकतवर थी। अलेक्जेंडर इतनी बड़ी आर्मी लेके चलता था और इनके सब ट्रेंड थे। 300 मूवी देखिए कि नहीं, हर एक आर्मी, हर एक सोल्जर ट्रेंड। भाले बहुत लंबे, 10-10, 15-15 फीट के भाले, ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। और वो भाले एक बार फेंक के मारते थे ना तो खोपड़ी उड़ जाए, ऐसा एक से एक तीरंदाज। अलेक्जेंडर बहुत जबरदस्त, घमंड में चलता जा रहा है। देखते हैं किसकी औकात है हमको रोकने की। अब भारत आ गया। अब भारत आया तो उसका दिमाग ही खराब हो गया कि भैया भारत में पहली बात लड़ेंगे कैसे। पहली बात आपको सिंधु नदी को, इंडस नदी को पार करना पड़ेगा। कैसे लड़ाई करोगे, ये इतनी बड़ी उफान मारती हुई नदी, कैसे जाएंगे। हालत बहुत बुरी। लेकिन वही है, जीत यहां पे हार ही गया था अलेक्जेंडर, लेकिन वही कुछ चीजों की वजह से पोरस जो है वो हारे। ड्रॉ हुआ वो तो अभी बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो हम यही मान के चलते कि बहुत ही मार्जिन से हारे। तो ये मैं बता ही चुका हूं कि अलेक्जेंडर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। दारियुस को हराया उसने, और उसके बाद गौगमाला को जीता, ये सब। फिर भारत आया 334 BCE में, ये भारत आया और समझो चलो भारत पे अब चढ़ाई करते हैं। तो भारत पंजाब से आएगा। पता था भी बहुत ज्यादा बड़ी आर्मी है सबकी, भारत के बारे में ज्यादा आइडिया था नहीं कि भारत है कैसा। 326 BCE में ये आया और इसको लगा कि बैटल ऑफ हाइडस पास में, मतलब ये जो बैटल लड़ी जानी है, इसमें हमको जीत हासिल होगी। लेकिन ऐसा हुआ, लेकिन बड़ा मुश्किल से हुआ, बड़ा दिक्कत हुई थी जीतने में। तो आप ये समझिए कि अलेक्जेंडर ने चलिए मैं शुरू करता हूं बैटल ऑफ हाइडस पास। तो अलेक्जेंडर ने जो अखामेनिद एम्पायर की फोर्सेस थे अंडर बेसस स्पिटमेंस 328 BC में हरा दिया। घमंड में अलेक्जेंडर कि अब देखते हैं कौन हमको रोकता है, चलो भारत आ गए। अब ये मैंने शायद सिंधु नदी बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी। ये हाइडस पास थी, ये झेलम रिवर है, झेलम नदी, जो कि बहुत ऑलरेडी उफान मारती है, हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट। तो आप ये समझिए कि अलेक्जेंडर के पास, अलेक्जेंडर को लग रहा था कि मेरी बहुत बड़ी सेना है, मेरे पास ग्रीक कैवलरी है, मेरे पास बल्कान फाइटर्स हैं, मेरे पास पर्शियन एलाइज हैं, 41,000 से ज्यादा सेना मेरे पास है। 41,000 से ज्यादा सेना लगा क्या, इतनी थी इसके पास, इतनी बड़ी सेना, सब ट्रेंड प्रोफेशनल, मोरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। अब आप ये समझिए कि 15,000 इन्फेंट्री थी, 55,000 कैवलरी घुड़सवार थे। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, कैवलरी मतलब घुड़सवार। पोरस की बात करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि पोरस ने अपनी पूरी आर्मी भी नहीं लगाई थी, लेकिन पोरस जो लड़ने गया, देखिए इनकी इन्फेंट्री थी कितनी, 15,000, पोरस की 20 से 25,000 के बीच। इनकी कैवलरी अलेक्जेंडर की कितनी थी, 5500, पोरस की कितनी, 2,000 से 2,500 के बीच। जो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था अलेक्जेंडर ने, 200 से ज्यादा वॉर एलिफेंट्स। अलेक्जेंडर ऊपर से नीचे तक कांप गया कि यार इसको हराएं तो हराएं कैसे। 3:1 या 5:1 अलेक्जेंडर का एक सिपाही, यहां पे 5 सिपाही तैनात थे। आधे टाइम तो अलेक्जेंडर यही कोशिश करने लगा कि यार हम पहले तो इस नदी को क्रॉस करें। अब अलेक्जेंडर को पता था कि बहुत बड़ी सेना है, ये हमसे ना हो पाई, तो सबसे पहले हम छोटे छोटे एरियाज जीतते हैं। अंबी कुमार के पास गया। अंबी कुमार पोरस का दुश्मन, अलेक्जेंडर की मदद करने को वो तैयार हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि अलेक्जेंडर आगे बढ़ता है, अपनी सेना को पूरा रीऑर्गेनाइज करता है। लेकिन अलेक्जेंडर का कैंप इस साइड था, पोरस इस साइड था। पोरस आसानी से बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे। अलेक्जेंडर की देखिए यहां पे 2-3 चीजें आप समझिए कि यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई। प्रॉब्लम ये हुई कि एक तो पोरस थोड़ा घमंड में आ गए थे कि अरे ये क्या कर लेगा, बड़े बड़े आए, मुझे नहीं हरा पाए। दूसरा पॉइंट ये है कि अलेक्जेंडर की स्टैंडिंग आर्मी थी। यही बाद में चाणक्य ने सबक लिया कि स्टैंडिंग आर्मी होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
पोरस की स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। पोरस चलो तुम भी आ जाओ, अच्छा तुमको भी रहना है तुम भी आ जाओ, ये एक दिक्कत थी। तो एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए ना। स्टैंडिंग आर्मी मतलब भाई एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि जैसे हमारे भारत के पास स्टैंडिंग आर्मी है, क्यों है? क्योंकि आपको एनडीए क्रैक करना है, आपको सीडीएस निकालना है, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। तो वो, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि कल को मुझे, मैं बोलने लगूं कि अच्छा मुझे भी सेना ज्वाइन करनी है, हाँ आ जाओ आ जाओ, तो मैं कहां युद्ध कर पाऊंगा, मेरे पास युद्ध कौशल है ही नहीं। तो अलेक्जेंडर की सेना इतनी बार युद्ध अफ्रीका में हो गया, एशिया में हो गया, कि उनको आदत पड़ चुकी थी युद्ध करने की और ज्यादा प्रोफेशनल थे। दूसरी चीज, इनके भाले बहुत तगड़े थे। अलेक्जेंडर की जो सेना के भाले थे ना, वो इतने खतरनाक थे कि क्या बताएं। तीसरी चीज, इनके पास प्रॉपर आर्मर था। ये एकदम आर्मर जैसे 300 में था ना, एकदम प्रॉपर आर्मर के साथ जाते थे ये सारी चीजें यहां पे पोरस के पास नहीं। तब क्या, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि पोरस ने बहुत तगड़ी टक्कर दी। क्यों? क्योंकि पोरस की सेना विशाल थी, पोरस के पास एलिफेंट्स थे। और दोस्तों प्रॉब्लम ये हुई कि जिस दिन युद्ध हो रहा था उस दिन बारिश हो गई। पोरस के रथ बड़े खतरनाक थे, बाहुबली टाइप। पोरस के हाथी इतने खतरनाक थे कि अकेले ही अलेक्जेंडर की आधी सेना को उड़ा देते वो। क्या हुआ कि कई बार अलेक्जेंडर ने कोशिश की कि नदी क्रॉस करने की। अब देखिए हुआ क्या कि अलेक्जेंडर नदी क्रॉस करने की कोशिश करता, लेकिन यहां पे पोरस की सेना सबको पकड़ के मार देती। तो अलेक्जेंडर एक तूफानी रात को, उसको पता चला कि यार ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, नदी जब तक क्रॉस नहीं करेंगे तब तक हम कैसे ये युद्ध जीतेंगे। तो अलेक्जेंडर ने एक प्लान बनाया। अलेक्जेंडर ने एक कैंप, ये अपनी जो मेजॉरिटी सेना है वो यहां पे तैनात कर दी। इसका जनरल था क्रेटेरस। पोरस को लगा कि ये पूरी की पूरी आर्मी यहां से ही, लेकिन अलेक्जेंडर चुपके से यहां पे आ गया। मतलब जैसे समझ लीजिए कि मैं हूं, मेरे पास बहुत बड़ी, मुझे जाके मोहल्ले में अटैक करना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरी बड़ी सेना जहां पे ज्यादा सेना तैनात है वहां रहे और मैं पीछे से जाऊंगा अटैक करने। इससे मैं बेवकूफ बना सकता हूं आसानी से। तो यही हुआ, बड़ी सेना यहां तैनात, अलेक्जेंडर यहां पे कूद गया नदी में। इसके समझ लीजिए भाई बहादुर तो था अलेक्जेंडर, बहुत ज्यादा, उसकी सेना भी। अब जब लीडर ही इतना बहादुर है तो सेना तो और होगी। सेना तो भाई, लीडर अगर मोटिवेटिंग है तो समझ लीजिए तब तो वारे न्यारे हो गए। तो अलेक्जेंडर की सेना नदी में कूद गई और ये तूफानी रात थी, रात में, समझ रहे हैं ना, और तैर के उसने नदी को पार किया, लेकिन एक दूसरे आइलैंड पे पहुंच गए। अब भैया पोरस ने हर जगह, आप समझिए, अपने तीरंदाज हर आइलैंड पे अपने तीरंदाज बैठा दिए थे, अलेक्जेंडर को वहां पे खदेड़ा। लेकिन अलेक्जेंडर किसी तरीके से नदी पार करने में कामयाब हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे अपस्ट्रीम थी, समझिए बहुत मुश्किल था, लहरें अगेंस्ट थी, लेकिन उसके बावजूद अलेक्जेंडर ने क्रॉस किया, सब कुछ लेके क्रॉस किया। तो अब हम ये देखते हैं कि जब अलेक्जेंडर आया यहां पे तो इसने वॉर की प्रिपरेशंस करनी शुरू कर दी। और जब वॉर की प्रिपरेशंस करनी शुरू कर दी तो अब पोरस को भी पता चल गया कि अब एकदम लड़ाई लड़नी है। अब लेकिन पोरस का वही था ना कि यार क्या ही ये कर पाएगा। प्रॉब्लम ये हो गई कि जिस दिन युद्ध होना था उस दिन होगी बारिश, भयानक बारिश, तूफान। अब ऐसा बोलते हैं हिस्टोरियंस कि ये मॉनसून का महीना रहा होगा, जुलाई अगस्त, एग्जैक्ट डेट हमको नहीं पता है, लेकिन होगी तगड़ी बारिश। अब प्रॉब्लम, ये पूरा इलाका हो गया कीचड़ कीचड़। वॉर एलिफेंट बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा, खत्म कर देंगे, लेकिन अगर समझिए कि वो बेकाबू हो गए तो अपनी ही सेना की तबाही मचा देंगे। अलेक्जेंडर दिमाग था उसके पास, एरिस्टोटल भैया उसका टीचर था, दिमाग तो हो गई। अलेक्जेंडर ने बोला हाथियों की आंख पे वार करो, हाथियों की आंख पे वार किया गया, इससे हाथी बेकाबू हुए, पोरस की सेना में दिक्कत करी। फिर प्रॉब्लम ये थी कि भैया यहां रथ थे, प्रॉपर रथ थे। अब ये रथ जो है उसके पहिए कीचड़ में अटक गए, आर्मर था नहीं। जो बड़े ऑफिसर्स थे उनके पास प्रॉपर आर्मर था, लेकिन जो छोटे थे, जो लड़ रहे थे, उनके पास आर्मर था नहीं। वहां पे फिर अलेक्जेंडर ने बाजी मार ली। तो एक तरीके से पोरस की, यही है ना, भारत के राजाओं की कुछ बदकिस्मती ऐसी रही है कि वो हो गया है। सो ये जो हाथी राजा थे, तगड़े तगड़े, एकदम स्टील से प्रॉपर आर्मर इनको पहनाया गया, ये बेकाबू होने लगे। और ऊपर से इनके भाले बहुत ही तगड़े। महावत को मारा, जो हाथी को कंट्रोल करते हैं, उनको मारा। पॉइजन रॉड, आपको बता दूं कि अलेक्जेंडर ने जहर लगा दिया था जो भाले थे ना, ताकि और ज्यादा प्रॉब्लम हो। ये चीजें
ऐसा बोला जाता है कि पोरस की हार की वजह बनी। बट पोरस वॉज द वॉरियर, वो वॉरियर किंग थे। अलेक्जेंडर, जब पोरस सब कुछ हुआ, ग्रेट बैटल ऑफ हाइडेस्पास खत्म हुई, अल्टीमेटली हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर को जीत हासिल हुई दोस्तों, क्योंकि उसके बाद रूल तो शुरू हुआ, यहाँ पे गवर्नर है और उसके हमको रिकॉर्ड्स मिलते हैं। तो पोरस अपने सबसे बड़े हाथी पे थे, उतरे और वही पूछा अलेक्जेंडर ने कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरस ने बोला कि जैसा एक राजा के साथ व्यवहार करता है। बस समझ गया अलेक्जेंडर कि यार ये बहुत ऊंची हस्ती है ये। तो पोरस को सारा साम्राज्य लौटा दिया, इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया था। अब यहां पे यही बोला जाता है कि अगर अलेक्जेंडर यहां पे आया तो वापस क्यों गया, इसके भी कुछ रीजंस दिए जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रीजंस तो ये हैं, अच्छा एक चीज और आपको बताना भूल गया मैं कि पोरस ना, इससे पहले क्या हुआ था कि अलेक्जेंडर ने अपना वो भेजा था। अलेक्जेंडर पहले अपना डिप्लोमेट भेजता था, चंगेज खान की तरह हिसाब किताब था कि पहले अपना डिप्लोमेट भेजता था पोरस के पास कि आओ संधि कर दे। पोरस ने बोला भाड़ में जाओ, संधि नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे, जाओ, तुम क्या संधि करोगे हमसे, तुम्हारी क्या औकात। तो अलेक्जेंडर बोले बाप रे, कुछ भी हट करने का, अलेक्जेंडर का ईगो हट नहीं करने का, तो वो पूरी आर्मी लेके आ गया। लेकिन अलेक्जेंडर को पता चल गया कि बहुत दिक्कत है। तो प्रॉब्लम यही थी कि अलेक्जेंडर सब कुछ लुटा बैठा यहाँ पे, उसकी पूरी आर्मी खत्म। आप समझिए कि बहुत ही कम लोग बचे थे अलेक्जेंडर के पास। तो अलेक्जेंडर रूल करता तो करता भी कैसे। दूसरा पॉइंट ये था कि जो बैटल थी, ठीक है, अलेक्जेंडर ने अलेक्जेंडर को पता था कि ये तो पोरस है, पोरस अंबी कुमार से मिले, पोरस से मिले, आगे जो लोग बैठे हैं ना उनसे लड़ नहीं पाएंगे हम, ना ही हमारे पास रिसोर्सेज ना ही कुछ है, नंद है, बाकी और लोग हैं, ये सब तो और ज्यादा खतरनाक हैं, तो इनसे कहां से हम लड़ पाएंगे। धनानंद हो गया, वो तो पोरस से 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। तो अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अलेक्जेंडर डर के मारे लौट गया, यानी कि एक तरीके से पोरस की इसमें जीत हुई। तो अलेक्जेंडर कभी जीत ही नहीं सकता था। छोटा सा ग्रीस है दोस्तों, अगर समझ लीजिए अलेक्जेंडर अंदर आ जाता ना तो वो दबा दबा के मारते, इसको पूरा ग्रीसियम ले लेते अपने कंट्रोल में। तो आज ग्रीस में भारत, खैर तो वो चीज है। तो एक्चुअली पोरस वाज आल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट। ये पोरस के बारे में दोस्तों पूरी कहानी थी। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि यूडेमस ने, जो जब अलेक्जेंडर यहां से वापस गया तो जो भी अलेक्जेंडर ने जीता वो पोरस को दे दिया, मतलब जो भी पोरस का पहले और जो और भी चीजें जीती वो भी पोरस को दे दी। फिर यूडेमस इसके जनरल ने, ऐसा बोला जाता है कि 315-316 में पोरस को मार दिया। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं स्टैटिक लेक्चर्स ऐसे ही लेके आऊंगा, बहुत मजा आने वाली है। मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में आपको और कौन कौन से लेक्चर्स चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।